और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है। आज हम बात करेंगे मोदी के उस विवादित बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि विदेशी ताकतें भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें विफल हो जाएंगी। आखिर क्या है उनके इस बयान का मतलब? क्या वास्तव में विदेशी ताकतें भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं? अगर ऐसा है तो ये ताकतें कौन है और उनकी मंशा क्या है? और प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का भरोसा क्यों है कि ये ताकतें अपने उद्देश्य में विफल रहेंगी? पीएम मोदी ने कहा, मैं देख सकता हूं कि दुनिया में कुछ लोग हमारे चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे केवल अपनी राय नहीं दे रहे हैं बल्कि हमारे चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, भारत के लोग प्रभावित नहीं होंगे। आपातकाल के बाद भारत के लोगों ने गरीबों सहित भारत के लोकतंत्र की सुंदरता दिखाई है। ऐसे लोग सफल नहीं होंगे। बुझने से पहले दिया झिलमिलाता है। यह झिलमिलाहट है क्योंकि उन्हें पता है कि वे जल्द ही अंधेरे में रह जाएंगे। मोदी ने यह भी कहा कि प्रज्वल रवैन्ना को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, लेकिन जेडीएस सांसद के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने और उन्हें चुनावी लाभ के लिए दिए जाने के लिए कर्नाटक सरकार पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा, यह कानून और व्यवस्था का मामला है। जहां तक मोदी का संबंध है, जहां तक भाजपा का संबंध है, जहां तक हमारे संविधान का संबंध है, मेरा स्पष्ट विचार है कि ऐसे लोगों के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। प्रज्वल के खिलाफ भयानक यौन शोषण के आरोपों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में मोदी ने सांसद की 2976 वीडियो की कथित बरामदगी का उल्लेख करते हुए कहा, ये हजारों वीडियो एक ही दिन के नहीं होंगे, जिसका अर्थ है कि वे उस समय के हैं जब जेडीएस कांग्रेस राज्य में गठबंधन में थी। ये वीडियो उस समय इकट्ठा किए गए और कांग्रेस ने मौजूदा चुनाव के दौरान एक विशेष समुदाय द्वारा वोट डालने के बाद ही इसे जारी किए। पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि वह कांग्रेस शासित कर्नाटक में मुस्लिम कोटा के विरोधी हैं, क्योंकि संविधान आस्था आधारित आरक्षण को प्रतिबंधित करता है, जबकि उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया कि वह इस्लाम विरोधी है और मुसलमानों के खिलाफ है। हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में पीएम ने तानाशाही के आरोप को भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यदि यह निर्धारित करने के लिए कोई अभ्यास किया जाता है कि तानाशाह बनने के लिए कौन योग्य है, तो कांग्रेस सभी मापदंडों को पूरा करती हुई पाई जाएगी। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दिनों से ही जिन्होंने संविधान में पहले संशोधन के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। मान लीजिए ऐसे 100 बिंदु हैं जो तानाशाही को परिभाषित करते हैं। आइए एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ भाजपा लिखें। तानाशाही के बॉक्स पर निशान कौन लगाता है? उनकी दादी ने क्या किया? उसके आगे एक निशान लगाया, फिर एक निशान लगाया कि मोदी की पार्टी के नेताओं ने क्या किया, उनके परदादा ने क्या किया, उनके आगे एक निशान लगाया। उसकी सरकार समाचार कक्षों में आकर बैठती थी, क्या वे कभी इस पर बहस करेंगे? एक निशान लगाओ। संविधान में नेहरू जी का पहला संशोधन क्या था? एक निशान लगाओ। इमरजेंसी के दौरान पत्रकार जेल में बैठकर अत्याचारों पर कविताएं लिखेंगे, एक निशान लगाओ। उन्होंने कहा, मुसलमान खतरे में है। वाली कथा के बारे में एक सवाल का विस्तार से जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि गुजरात में 2002 में जब वह सीएम थे तब दंगे राज्य में सांप्रदायिक हिंसा का पहला उदाहरण नहीं थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि रिकॉर्ड बताते हैं कि सांप्रदायिक दंगे 17वीं और 18वीं शताब्दी के आम बात थी। मुस्लिम समुदाय से आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहते हुए उन्होंने जोर देकर कहा, लेकिन 2002 के बाद एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मैं यह शिक्षित मुसलमानों से कह रहा हूं, कृपया आत्मनिरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें, विचार करें। देश तरक्की कर रहा है और अगर आपका समुदाय वंचित महसूस कर रहा है तो इसका कारण क्या है? उन्होंने जारी रखा, मैं मुस्लिम समुदाय से अपील करना चाहता हूं, कृपया अपने बच्चों के जीवन के बारे में सोचें, कृपया अपने भविष्य के बारे में सोचें। मैं नहीं चाहता कि कोई भी समुदाय बंधुआ मजदूर की तरह जिए, सिर्फ इसलिए कि कोई हमेशा डर पैदा करता रहता है।
आपको बता दें कि पीएम मोदी का यह दावा है कि विदेशी ताकतें भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, बिना किसी सबूत के किया गया है। उन्होंने इन विदेशी ताकतों की पहचान नहीं की है और न ही उन्होंने इस बात का कोई सबूत दिया है कि वे चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही। यह दावा एक सामान्य और निराधार आरोप है जिसका उपयोग अक्सर चुनावों के दौरान सत्ताधारी पार्टी द्वारा किया जाता है। मोदी का मुस्लिम कोटा का विरोध भी इस्लाम के उनके विरोध का एक प्रश्न रूप प्रतीत होता है। उन्होंने दावा किया है कि वह मुस्लिम विरोधी नहीं, लेकिन उनका मुस्लिम समुदाय के बारे में बोलने का इतिहास रहा है जो उनके विरोध को दर्शाता है। उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए कहा है और उन्होंने उन पर जनसंख्या जिहाद करने का भी आरोप लगाया है। उनका मुस्लिम कोटा का विरोध भी भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार में अवसरी से वंचित करेगा। वहीं तानाशाही पर मोदी का हमला कांग्रेस पर व्यक्तिगत हमले का एक और उदाहरण है। उन्होंने कांग्रेस पर तानाशाही होने का आरोप लगाया है, लेकिन उन्होंने इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। यह दावा भी एक सामान्य और निराधार आरोप है जिसका उपयोग अक्सर सत्ताधारी पार्टी द्वारा विपक्ष पर हमला करने के लिए किया जाता है। हालांकि भारत के चुनावों पर विदेशी हस्तक्षेप का एक लंबा इतिहास रहा है। विदेशी शक्तियों ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश की। फिर 2008 का मुंबई हमला भी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किया गया, जो कि पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी समूह है। मोदी के ही कार्यकाल में 2016 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक का उद्देश्य पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के लिए जवाबदेह ठहराना था। तो इस तरह हमने जाना कि पीएम मोदी के बयान की विदेशी ताकतें भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, बिना किसी सबूत के किए गए सामान्य और निराधार आरोप है। उनका मुस्लिम कोटा का विरोध भी इस्लाम के उनके विरोध का एक प्रच्छन्न रूप प्रतीत होता है और कांग्रेस पर तानाशाही होने का उनका हमला व्यक्तिगत हमले का एक और उदाहरण है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।